नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो कि आगे फॉरेस्ट गार्ड, सीजपाल और पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा को टारगेट करके बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरे 100 नंबर का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 20 नंबर हिंदी है और 40 नंबर उत्तराखंड है, 30 नंबर जीएस करंट अफेयर है और फिर 10 नंबर आप रीजनिंग के इसमें कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट करके हम जो है 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं। आजमाइए अपने आप को। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका है, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार आपको बताना है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है पूर्ण उपमा अलंकार, तीसरा है दृष्टांत अलंकार और चौथा है उपमा अलंकार। याद रखना, जहाँ पर सा सी होता है, सा सी सम, वहाँ पर अक्सर उपमा अलंकार होता है। लेकिन उपमा अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। उन 3 प्रकारों में जो पूर्ण उपमा अलंकार है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी। उपमा के 4 अंग होते हैं, आपको याद रखना है। उपमा के 4 अंग होते हैं और चारों अंग जहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर पूर्ण उपमा होता है। 4 अंग कौन कौन सा होता है? एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान और तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा होता है गुणधर्म। गुणधर्म। तो यहां पर याद क्या रखना है कि उपमा के चारों अंग जहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर उपमा अलंकार तो होता है, लेकिन उपमा में भी पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और जहां पर उपमा के इन 4 अंगों में से एक अंग भी अगर गायब रहता है, तो वहां पर लुप्तोपमा होता है। तो यहां पर देखते हैं कि 4 जो ये उपमेय, उपमान, वाचक और गुणधर्म है, ये है कि नहीं है। उपमेय का मतलब होता है कि जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाती है, और वाचक वो होता है जिससे तुलना दी जाती है, और गुणधर्मी की जिस गुण के लिए जो है तुलना की जाती है। तो यहां पर मोम सा तन घुल चुका है, यहां पर किसकी बात चल रही है? तन की। तन किसके समान घुल चुका है? मोम के समान। तो तन यहां पर क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। और तन किसके समान घुल चुका है? मोम के समान। तो मोम यहां पर क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक है जी। सा एक प्रकार से यहां पर क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। और घुलना, जो घुलना है और एक प्रकार से जो है इसका गुण है। घुलना एक प्रकार का गुण है। तो यहां पर उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा तो है, लेकिन उपमा में भी ज्यादा करेक्ट क्या हो जाएगा? पूर्ण उपमा। और जहां उपमा के इन चारों अंगों में से एक अंग भी अगर लुप्त होता है, वहां लुप्तोपमा होता है। तो यहां पर आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न ये रहा, उक्त पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? पहला ऑप्शन है आपके पास आइबरजेनिक्स, दूसरा है केटी शाह, तीसरे बाल गंगाधर तिलक और चौथे महात्मा गांधी। तो इन चारों में से हमारा जो सही आंसर होगा, लगाइए कौन सा होगा? जो डी की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, कुमाऊनी शब्दों के संबंध में विचार करें। पहला है कुमाऊनी में ह्यू कहा जाता है बर्फ को, दूसरा है कुमाऊनी में तुषार कहा जाता है पाला को, और तीसरा है कुमाऊनी में अनियार कहा जाता है अंधेरा को, और चौथा है सभी कथन सत्य है। तो यहां पर जो डी की तरफ जा रहे हैं, ये सभी जो है सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा चौथा प्रश्न, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, और ये रस सूत्र है, और ये रस सूत्र इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया है? पहला है आचार्य भरत मुनि, दूसरा आचार्य भामा, तीसरे दंडी और चौथा आनंद वर्धन। हमारा सही आंसर हो जाएगा
भरत मुनि। ये भरत मुनि बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि की प्रसिद्ध पुस्तक जो नाट्यशास्त्र है, ये काफी आती पेपरों में। आपी नैग आपी पैग मुहावरे का अर्थ क्या है? सब श्रेय अपने आप को ही देना। दूसरा है हर बात में अपने को शामिल करना। और तीसरी बात है अपने क्षेत्र की हर वस्तु से व्यक्ति प्यार करता है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पांचों का आंसर क्या हो जाएगा? जो ए की तरफ जा रही है ये बिल्कुल सही है। आप ही नहेगी आप ही पैग मुहावरे का अर्थ है सब श्रेय अपने आप को ही देना। आगे बढ़ते हैं। ये रहा छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न है राज्य में हरिद्वार, रुड़की, उधमसिंह नगर आदि में मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, दूसरे पंजाबी, सी है ए और बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा। देखिए जो ए की तरफ जा रही है ये बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हैं। हरिद्वार, रुड़की, उधमसिंह नगर ये जो इलाके हैं यहाँ पर कई भाषी लोग रहते हैं। बंगाली बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, उर्दू बोलने वाले कई लोग यहाँ पर निवास रहते हैं। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प की तरफ जाएंगे, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी कहावत 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के लिए लागू होती है? पहली है कपड़ा न लत्ता चल कलकत्ता। दूसरा है कभी तैला धाम कभी सीला धाम। और सी है उम्र 86 60 अकल मति गे नाट। और डी है जय को भरो वो क्या न करो। तो निम्न में से कौन सी कहावत 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात के लिए लागू होती है? इन 4 विकल्पों में से चुनाव करना है आपने। तो आंसर होगा इसका बी, कभी तैला धाम कभी सीला धाम। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो कभी तैला धाम और कभी सीला धाम। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, राग गोविंद किसकी रचना है? राग गोविंद किसकी रचना है? मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास और सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई भक्ति काल की एक कवयित्री है और कृष्ण की ये अनन्य उपासक है और माधुर्य इनकी भक्ति है। ठीक है जी। और राग गोविंद, राग सुरता कई सारी इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा ए वाला सही होगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 100 हैं, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। मारी तलवार नाम गुलदार कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अत्यधिक गप्पी व्यक्ति, असाधारण सहनशीलता, आतंकपूर्ण कार्य से नाम होना, अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। अक्षम व्यक्ति पर वीरता दिखाना। मारी तलवार नाम गुलदार कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ बताना है। जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आतंकपूर्ण कार्य से नाम होना, मारी तलवार नाम गुलदार कुमाऊनी लोकोक्ति का सही अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा, सूर काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। सूर का वात्सल्य वर्ण अद्भुत है, बिल्कुल सही बात है। बी है सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया इन्होंने, काफी हद तक ठीक है। भाषा अवधि और सूर काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो यहाँ पर देखो इन 4 विकल्पों में से जो सी वाला विकल्प है ये इनमें से जो है गलत प्रतीत है, गलत लगता है। गलत इसलिए है कि ये ब्रज भाषा के बहुत ही सशक्त कवि हैं, इसलिए जो है ब्रज भाषा अगर होता यहाँ पे तो ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर गलत छांटा है। तो यहाँ पर अवधि गलत है कि इन्होंने अवधि भाषा का प्रयोग नहीं किया बल्कि ब्रज भाषा का प्रयोग किया। आगे बढ़ते हैं। अगला 11वां प्रश्न ये रहा, 12 खड़ी किसे कहते हैं? 12 खड़ी किसे कहते हैं? ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को, सभी संयुक्त स्वरों को, समस्त स्वर ध्वनियों को, व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिलाकर लिखना। तो इन 4 में से बताना कि 12 खड़ी किसे कहते हैं। आंसर होगा डी। जो डी की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। 12 खड़ी का मतलब होता है कि व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, अनुस्वार और विसर्ग को मिला करके ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से कौन भाषा शास्त्री
गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सेनी से नहीं मानते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ शंकर व्यास और अगला है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। बताइए इनमें से, बताइए सही आंसर कौन सा होगा। जो सी की तरफ जा रहे हैं ये सही है, सुनीति कुमार चटर्जी। ये गढ़वाली को जो है, गढ़वाली की उत्पत्ति सौर सेनी से नहीं मानते हैं, दरद खस प्राकृत से मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवेषणा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जीव धन ऐषण, जीव धन ऐषण, जीव धन ऐषणा, और तीसरा है जीवे धन सणा और जीव धन ऐषणा। लगाइए 13वां का सही आंसर क्या होगा, कौन सा होगा सही आंसर। जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, जीव धन ऐषणा, जीव धन ऐषणा ये आंसर होगा। ठीक है जी, जीव धन ऐषणा, जीव ऐषणा ये बिल्कुल सही आंसर होगा बी की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 14वां है। शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, यह किस प्रकार का वाक्य है। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है भाववाच्य, तीसरा है कर्मवाच्य और चौथा है इनमें से कोई नहीं। लगाइए शिकारियों ने 2 हिरण मार गिराए, यह किस प्रकार का वाक्य है। शिकारियों बहुवचन है और गिराए भी एक प्रकार से बहुवचन है, तो कर्ता के हिसाब से जो है क्रिया लगी हुई है, और जहाँ कर्ता के हिसाब से क्रिया लगती है वहाँ पर जो है कर्तृवाच्य होता है, तो ये पहला वाला जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते 15वां प्रश्न। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची सेकंड से मैच करना है। तो इसमें देखिए जो मार्छा है, मार्छा जो बोली जाती है ये कहाँ बोली जाती है, चमोली में। और जो जाट रहते हैं ये कहाँ रहते हैं, उत्तरकाशी में। तो मार्छा को मिला देंगे यहाँ पर चमोली से, जाड़ को मिला देंगे यहाँ पर उत्तरकाशी से। तो यानी ए का हमें 2 चाहिए, ए का 2 यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, ए का 2 चाहिए। ठीक है जी, तो ये सी और डी तो आंसर नहीं होंगे। जाड़ बी का 1, ये बी का 1 यहाँ भी है, बी का 1 यहाँ भी है, और अगला है यहाँ पर एक सलाणी है, सी का यहाँ पर 3 है, यहाँ पर सी का 3 है यानी टीरी, और यहाँ पर जो सी का है वो 4 है। तो यहाँ पर देखो सलाण जो क्षेत्र है ये टीरी और पौड़ी का सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन जो राठी है ये पौड़ी में पड़ता है, राठ वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर देखो सलाणी टीरी यहाँ पर ज़्यादा उचित है, क्योंकि सलाणी पौड़ी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ राठी है, राठी पौड़ी ज़्यादा क्षेत्र, राठी जो इलाका है वो पौड़ी में ज़्यादा पड़ता है, पौड़ी में ही है पूरी तरह से, और सलाणी कुछ पौड़ी में है कुछ टीरी में है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा डी का 4 जाएगा ये वाला। तो ये ए वाला जो आंसर जिन्होंने किया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये वाला पहला वाला 15वां का ए जिन्होंने किया वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निराला किस पत्र से संबंधित नहीं थे। मतवाला, समन्वय, इंदु और सुधा। लगाइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। मतवाला, समन्वय, सुधा। निराला जो है किस पत्र से संबंधित नहीं थे, तो इंदु से संबंधित नहीं थे। ये भी इनका था, ये भी इनका था, सुधा भी इनका था, लेकिन इंदु में जो है जयशंकर प्रसाद का नाम और कुछ औरों का भी नाम आता है। तो यहाँ पर जो है मतवाला, समन्वय और सुधा ये निराला से संबंधित है, इंदु नहीं है मतलब। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, कमल, जलज। कमल के आगे जो है जलज लिखा हुआ है, पंकज लिखा हुआ है और सरोज लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और सरस्वती गिरा, भारती वाणी ये भी सही है। तो ये सी की तरफ जो जा रहा है ये सही होगा, क्योंकि हमें गलत छांटना है। तो इनमें से ये गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। आगे देखो अगला प्रश्न 18वां प्रश्न ये रहा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अंताध्यान, अंतर्धान। बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस प्रश्न में,
लगाओ आप कौन सा सही है, कौन सा सही हो सकता है। जो डी की तरफ जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। ए वाला विकल्प सही है, लगता नहीं है लेकिन है, यही शुद्ध है। आगे देखो अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है, बताना है आपको क्या सत्य नहीं है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, यह वर्णात्मक लिपि है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, और बी और सी दोनों। तो लगाना इनमें से देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है। देखिए ये बिल्कुल सही, ये सत्य है पहली वाली बात। दूसरी बात भी असत्य है और तीसरी बात भी असत्य है, क्योंकि यहाँ पर वर्णात्मक ना होकर के अक्षरात्मक है। यहाँ पर अक्षरात्मक होना चाहिए था, और यहाँ पर दाएं से बाएं हो रहे हैं लेकिन बाएं से दाएं होना चाहिए था। तो यहाँ पर डी की तरफ जाएंगे। बी और सी दोनों जो है ये सत्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दाएं बाएं से दायां होना चाहिए था और यहाँ पर अक्षरात्मक होना चाहिए था। तो 19वां का जो डी है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 20वां प्रश्न की ओर। निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है। इलाहाबाद, पुनः, उत्साह और दिल्ली। तो बताना इनमें से द्वित्व व्यंजन कौन सा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर डी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। द्वित्व व्यंजन वहाँ पर होते हैं जहाँ पर एक सेम हो, जैसे ये आधा ला और फिर ला आ रखा है दिल्ली, उसी प्रकार से जो है हो सकता है बिल्ली हो, दिल्ली हो, है ना। ऐसे एक आधा होना चाहिए और एक पूरा होना चाहिए। जहाँ पर इस प्रकार के दिखेंगे सेम सेम, क्योंकि यहाँ आधा ता है और यहाँ अगर पूरा ता होता तो ये भी हो सकता था। समान होनी चाहिए, एक आधा और एक पूरा, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, द्वित्व होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला 21वां प्रश्न। ये हिंदी पूरी हो गई है और अब 40 नंबर जो है उत्तराखंड के आपके पास रहेंगे। फटाफट आंसर बताता हूँ मैं। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। कहाँ होना है, कब होना है, देखो जरा। पहला ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी से 30 जनवरी 2025, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025, और सी है 1 फरवरी से 20 फरवरी 2025, और डी है 10 फरवरी से 25 फरवरी 2025। तो लगाइए 21वां का सही आंसर क्या होगा। जो लोग बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर होना है। ठीक है जी। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। और कब से होना है, 28 से 14 फरवरी 2025। 22वां प्रश्न रहा, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पहला है टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में वर्ष 1949 में मिला। सही बात है जी। 1 अगस्त 1949 को जो है जो टिहरी रियासत थी उसका विलय जो है संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में किया गया था, अर्थात भारत संघ में किया गया था। उत्तर प्रदेश का 50वां जिला जो है टिहरी को बनाया गया था 1 अगस्त 1949 को। और भी है टिहरी बांध वर्ष 1972 में प्रस्तावित किया था, ये भी सही बात है। और टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया था, यानी टिहरी बांध से जो है टिहरी नगर जो है, टिहरी जो पुरानी जो टिहरी थी वो डूबी थी। और अगला एक विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काट करके एक मंडल के रूप में गठित किया गया था, ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बताना क्या था, कौन सा एक सही नहीं है। तो सही नहीं है तो क्या सही नहीं है, डी वाला सही नहीं है, हमारा आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 23वां प्रश्न। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, और सर्वाधिक वर्षा वाला वो क्षेत्र होता है जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो 200 सेमी से अधिक वर्षा वाला है। और इनमें से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो सर्वाधिक वर्षा वाला है। वृद्ध हिमालय का ऊपरी क्षेत्र, दूसरे शिवालिक क्षेत्र, तीसरे हिमालय की मध्य पेटी, और अगले उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लोग बी की तरफ हैं ये बिल्कुल सही हैं। जैसे हमारा शिवालिक क्षेत्र है, तराई भाबर का जो क्षेत्र है ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में 200 सेमी से अधिक औसतन वर्षा होती है। तो बी वाला सही है, क्योंकि वृद्ध हिमालय में सबसे कम वर्षा होती है और शिवालिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है जी। शिवालिक श्रेणी से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, कई बार आता है कि अगर हम शिवालिक श्रेणी से वृद्ध हिमालय की ओर जाते हैं, शिवालिक श्रेणी से अगर हम वृद्ध हिमालय की ओर जाते हैं, तो वर्षा के वितरण में क्या होगा, कमी आएगी या वृद्धि होगी। तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ से ऊपर जाएंगे तो माइनस होता जाएगा। वृद्ध हिमालय की ओर जाते जाते बारिश बहुत कम हो जाती है।
और शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 24वां, ये रहा 24वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? काली नदी काला पानी पहाड़ से निकलती है, घाघरा नदी कालागढ़ से, और भिलंगना नदी खतरिंग ग्लेशियर से, और मंदाकिनी चौराबाड़ी ताल से। तो भाई मंदाकिनी चौराबाड़ से निकलती है, सही बात है। भिलंगना जो है खतरिंग से निकलती है, काली नदी काला पानी पहाड़ से निकलती है पिथौरागढ़ में, ठीक है जी। खतरिंग ग्लेशियर कहाँ है? टिहरी, और चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो ये वाला हमारा जो है क्या बताना है कि युग्म सही नहीं है। तो सही नहीं है तो कौन सा वाला सही नहीं है? बी, जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, एक तरफ क्षेत्रफल दिए हुए हैं, आपको क्षेत्रफल भी याद करने हैं, ठीक है जी। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 520 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 820 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। और नंददेवी राष्ट्रीय उद्यान 624 वर्ग किलोमीटर में है, ये भी सही है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर 1553 वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो है 2390 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए था। इसलिए हमारा जो डी है, जो डी की तरफ है, ये हमारा जो है क्या है? सही नहीं है। तो सही नहीं है, कौन सा नहीं है सही? डी वाला सही है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नैनीताल पौड़ी में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, ठीक है जी, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 जिलों में है। और आगे चलकर नंददेवी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये चमोली में, और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बिलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनते हैं, वालनट व साल की लकड़ी से वाद्यंत्र बनते हैं, और स्प्रूस से जो है पैकिंग डिब्बे बनते हैं, और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी सारे के सारे बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं 27वां प्रश्न, ये रहा। उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया? पहला है सिल्ला पास, बी है सरुताल बुग्याल, सी है बगजी बुग्याल, और अगला है ए और बी दोनों। तो देखिए जो सिल्ला पास है ये पिथौरागढ़ में है, इसको भी ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया 2024 में। और सरुताल जो बुग्याल है, ठीक है जी, जो सिल्ला पास है ये पिथौरागढ़ में है, और जो ये सरुताल बुग्याल है ये उत्तरकाशी में है, ठीक है जी, उत्तरकाशी में है। और इन दोनों बुग्यालों को, सिल्लर और सरुताल बुग्याल दोनों को ही इस 2024 में जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो हमारा आंसर जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, ये रहा। हेमेटाइट व मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लोहा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? काला ढूंगी में, बी है रामगढ़ में, तीसरा ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। ये काला ढूंगी और रामगढ़ ये दोनों के दोनों जो है नैनीताल में है, और नैनीताल को जो है लौह नगरी के रूप में हम जानते हैं, लोहे के लिए बहुत फेमस है। जबकि ताम्र नगरी, पीतल नगरी किसको बोलते हैं? अल्मोड़ा को बोलते हैं। तो यहाँ पर काला ढूंगी और रामगढ़ ये नैनीताल में है, लोहे के लिए बहुत फेमस है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के जो लोहा है ये नैनीताल की काला ढूंगी और रामगढ़ में मिलता है। आगे देखो 29वां प्रश्न। जौनसारी जनजाति में बायथा विधि का प्रयोग किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है? झाड़ फूंक के लिए, सत्र को हानि पहुंचाने के लिए, तांत्रिक विद्या का प्रकोप खत्म करने के लिए, और बीमारी दूर करने के लिए। जो लोग ए की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है। जौनसारी जनजाति में जो है बायथा जो विधि है ये झाड़ फूंक के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। 30वां प्रश्न है एस्बेस्टस अपने किस गुण के कारण उद्योग क्षेत्र में जो है बहुत प्रसिद्ध है? पहला है अधिक ताप सहनता, बी है रासायनिक क्रिया से अप्रभावित, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 31वां प्रश्न है उत्तरांचल की किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है ये कैसे चुना जाता है? आजकल है ना नगर पंचायत के चुनाव भी हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, मेयर के चुनाव हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला कि जो नगर निगम होता है इसका जो प्रमुख होता है, यानी नगर निगम के प्रमुख को क्या बोलते हैं? मेयर या महापौर बोलते हैं। उसका चुनाव कैसे होता है? राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित होता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, और डी है सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा
स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। किसको? मेयर को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न, वह कौन सा स्थान है जिसके सौंदर्य के बारे में स्वयं महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के 11 जुलाई 1929 के अंक में लिखा है? तो ताड़ीखेत, मनीला, खुरपाताल, कोटा, कोटावाह। तो हमारा आंसर होगा ताड़ीखेत। ताड़ीखेत ए की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है जी, 32वां का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ए वाला ताड़ीखेत जिन्होंने करा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ताड़ीखेत बिल्कुल सही आंसर है 32वां का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, 16 जुलाई 2024 को हरेला पर्व मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? बहुत शानदार प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, निश्चित रूप से आएगा आगे। पहला है हमारी पृथ्वी हमारा पर्यावरण, अगला है पृथ्वी की यही पुकार, स्वच्छ पर्यावरण और परिवार, और सी है पर्यावरण की रखवाली घर घर हरियाली, है ना, पर्यावरण की रखवाली घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली। यहाँ पर जो है ये नहीं होना था, ये नहीं होना था इतना, ये ठीक भी कराया था तभी भी जो है पर्यावरण की रखवाली घर घर हरियाली लाए समृद्धि, यहाँ तक होना था लाए समृद्धि और खुशहाली। और डी है हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। तो 2024 में जो हरेला मनाया गया था, तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि हरेला क्या है? ठीक है जी, और एक प्रश्न बनता है हरेला क्या है? एक पर्व है, एक त्योहार है। ठीक है जी, और हरेला का संबंध जो है यहाँ पर वृक्षरोपण से भी जोड़ा जाता है। और प्रतिवर्ष राज्य में हरेला दिवस कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को, जबकि हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये सी की तरफ जो जा रहा है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है, बेदनी बुग्याल के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यह गढ़वाल का सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रूपकुंड स्थित है और यहाँ पर औषधियों का भंडार है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी की तरफ जो जा रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 35वां, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन का चुनाव करना है आपने। क्या बताना है? असत्य कथन। इन क्वेश्चनों को, जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कथन वाले, इनको जरा ध्यान से रखना, इनको अंडरलाइन कर देना चाहिए। असत्य कथन को चुनते हुए सही कूट का चयन करना है। अब एक तरफ असत्य कथन बोल रहा है और एक तरफ जो है ये क्या बोल रहा है? सही कूट बोल रहा है। भाई असत्य चुनना है और जो असत्य होगा वो यहाँ पर सही माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सही छांटना, इनमें से असत्य कथन छांटना है और जो असत्य कथन होगा वो सही कूट माना जाएगा, वो उसका चयन करना है। पहला है फूलों की घाटी शिवालिक हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये बात तो भाई गलत है, ये शिवालिक हिमालय में नहीं है, ये बल्कि कहाँ है? वृद्ध हिमालय में है। दूसरे, नंदा देवी पूर्वी उत्तराखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। भाई नंदा देवी पूर्वी नहीं है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, कौन है? नंदा देवी पश्चिमी है। और अगला है उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। भाई 2 देशों के साथ सीमा साझा करता, सही बात, ये बात तो सही है। ठीक है जी, ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, सही है जी। और अगला है उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो हमें बताना था, असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन कौन कौन सा है? एक तो ये वाली बात असत्य है, असत्य कथन चुनना है। एक ये भी असत्य है, एक ये भी असत्य है। अब ये वाली जो बात है उत्तराखंड राज्य 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये बात तो भाई सत्य निकल गई है। और अगली बात है कि उत्तराखंड नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। जो 2 देश है जिनसे उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गई चीन तिब्बत, एक हो गया चीन तिब्बत, ठीक है जी, और एक हमारे पास हो गया क्या? नेपाल। तो नेपाल से जो सीमा बनती है करीब 275 किलोमीटर के आसपास है और ये करीब, जहाँ तक मुझे याद है, 350 टोटल मिलाकर के, ठीक है जी, 5 और 7 तो 5 12 का 2, 3 तो 5 और 1 6, हाँ 625 किलोमीटर। ठीक है, ये 350 किलोमीटर, ये 275 किलोमीटर है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या है कि उत्तराखंड में नेपाल देश के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो भाई सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है वो नेपाल के साथ न बनकर के चीन तिब्बत के साथ बनती है, 350 किलोमीटर है। तो ये बात भी हमारे पास क्या निकल गई? असत्य निकल गई। तो 1 2 और 4, 1 2 और 4, ये वाली बात क्या बताना? असत्य कथन।
तो असत्य कथन, ये पहली वाली बात। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा 36वां प्रश्न। भगनौल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? हुड़का, नगाड़ा, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कौन सा? सी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। ए और बी भगनौल नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राज्य में रामलीला का आयोजन मुख्यतः किया जाता है। राज्य में रामलीला का आयोजन मुख्यतः किया जाता है, किस दौरान किया जाता है? होली पर, दीपावली पर, दशहरे पर, कोई नहीं। आप जानते हैं दशहरे में जो है लंका दहन किया जाता है, रावण का पुतला फूका जाता है। तो सी वाला विकल्प, दशहरे के अवसर पर रामलीला अक्सर खत्म होती है। तो राज्य में रामलीला का आयोजन मुख्यतः दशहरे के अवसर पर होता है। बाकी घर गाँव में अलग अलग महीनों में भी होती है, अलग अलग अवसर पर भी होती है, लेकिन नॉर्मली दशहरा बोलेंगे। पंचमी के त्योहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है? गेहूं की, चना की, जौ की और तुलसी की। लगाइए इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। जो लोग सी की तरफ हैं ये बिल्कुल सही है, जौ आंसर होगा। 39वां प्रश्न देखो, कौन सा युग्म असुमेलित है? असुमेलित बताना है। होली, खड़ी होली, बैठकी होली, ठीक है जी, होती है। घी संक्रांत, ओलगिया सही है। मकर संक्रांति, गुगुतिया, ठीक है जी। और जो बिखौती है, बिखौती का मतलब विश्व संक्रांत होती है। तो ये वाला जो है आंसर होना चाहिए, डी वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 40वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उत्सव पर लोग सारी रात चौफुला झुमेलो नृत्य करते हैं? सुरकंडा उत्सव, सरदोत्सव, हिल जात्रा उत्सव और गेंदी का खकोटी उत्सव। तो हमारा आंसर होगा डी वाला, गेंदी का खकोटी उत्सव। इस अवसर पर जो है गेंदी का खकोटी जो उत्सव है, इस अवसर पर जो है लोग सारी रात जो है चौफुला झुमेलो आदि नृत्य किया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न ज़्यादा है इसलिए थोड़ा फटाफट चल रहे हैं। निम्न प्रश्नों में से एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनना है, और सही उत्तर क्या चुनना है? पहला कथन ए दे लेते हैं। कथन ए क्या है? ए कथन क्या दिया हुआ है? पिरान कलियर। ये क्या है? पिरान कलियर। पिरान कलियर बाबा का मेला, यानी उर्स मेला लगता है या रुड़की में। पिरान कलियर बाबा का मेला बोलो, पिरान कलियर बाबा का मेला बोलो, या फिर इसको उर्स मेला बोलो। ये कहाँ लगता है? रुड़की के पास लगता है, बिल्कुल सही बात है। और कलियर गांव में सूफी हजरत मखदूम अल्लाउद्दीन अली अहमद तथा इमामुद्दीन तथा किलकिली साहब की मजार है। ये भी बात सही है। तो ए और बात दोनों बात सही है, लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं है, इसके बारे में नहीं बोल रही है। ये बात अलग है और ये बात अलग है, ठीक है जी। इसलिए ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये बी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 42वां प्रश्न ये रहा। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत कथनों का परीक्षण कीजिए। यानी यहाँ पर भी गलत कथन का चुनाव करना में, और गलत कथन का चुनाव करना है तो पहला कथन क्या है? अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा की 2 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 2 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। सही बात है, नानकमत्ता और चकरौता है। दूसरी है विधानसभा की सर्वाधिक सीटें हरिद्वार जिले में है, ये भी सही बात है। और तीसरी बात है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीटें आरक्षित हैं। ये बात जो है असत्य है भाई। क्या बोला इसने? गलत बात है। तो ये बात गलत है ना। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की 2 सीट नहीं है, बल्कि 1 सीट है अल्मोड़ा वाली, जो एससी के लिए है। ये एससी है, अनुसूचित जाति मतलब एससी, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी। और मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट पौड़ी है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा, ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 43वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? पहला है सीडी पांडे, दूसरा है जयपाल सिंह, तीसरा है खुर्शीद लाला, अगला है महावीर सिंह त्यागी। तो आंसर होगा डी वाला, महावीर सिंह त्यागी। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 44वां प्रश्न देखो। हाल ही में एलपी नैथानी का दुबई में निधन हो गया। वो पहले महाधिवक्ता किस राज्य के थे? ठीक है जी, पहले महाधिवक्ता किस राज्य के थे? ठीक है जी, तमिलनाडु के, गुजरात के, उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर हैं उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता थे। और पहले जो निर्वाचित उत्तराखंड के पहले जो अंतरिम महाधिवक्ता थे वो एलपी नैथानी थे, और उत्तराखंड के पहले जो निर्वाचित महाधिवक्ता थे वो कौन थे? मेहरबान सिंह थे।
आगे देखो 45 कत्यूरी प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है? पहला है कर्मांत, दूसरा है सरमांत, सी है दरमांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? कर्मांत, ए वाला विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। आप फटाफट लगाइए, गोली की रफ्तार से प्रश्न मिल रहे हैं आपको, फटाफट आजमाइए अपने आप को। कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। लगाइए फटाफट करके कालक्रम लगाइए, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। प्रश्न इस टाइप के काफी देखने को मिल रहे हैं। ई गार्डनर है, दूसरा है GW ट्रेल है, सर हेनरी रैमजे है, लुसिंगटन है। तो भाई नंबर एक पे ए आएगा, ई गार्डनर सबसे पहले आएगा। ठीक है जी, कहाँ है? ए यहाँ पर है, तो ये तो होएगा नहीं, सीधे सीधे हट गया। ठीक है जी, और बी नंबर पे ट्रेल आएगा, बी नंबर पे यहाँ भी है ट्रेल, यहाँ भी है। फिर अगला क्या है हमारे पास? सी रैमजे है और डी लुसिंगटन है। तो भाई पहले लुसिंगटन आएगा सी और तब आएगा रैमजे, तो हमारा आएगा ए बी और तब आएगा ए बी, एक सेकंड, ए बी और तब आएगा डी, तब आएगा सी। तो ए वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल सही होगा। पहले ई गार्डनर, फिर ट्रेल आएगा, फिर लुसिंगटन आएगा और फिर आएगा सी हेनरी रैमजे बाद में आएगा। ठीक है जी, हेनरी रैमजे सबसे लंबे समय तक जो है कमिश्नर रहने वाले व्यक्ति हैं। तो 46 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा जी? 46 का पहला वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, आप मिला लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। गढ़वाल भ्रातृमंडल के संदर्भ में, गढ़वाल भ्रातृमंडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? गढ़वाल भ्रातृमंडल के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में कोटद्वार में हुआ था। सही बात है जी, 1908 में कोटद्वार में जो है कुलानंद बड़थवाल थे। कुलानंद बड़थवाल की अध्यक्षता में जो है, कुलानंद बड़थवाल की अध्यक्षता में जो है 1908 में जो है गढ़वाल भ्रातृमंडल का जो है पहला अधिवेशन हुआ था। दूसरा द्वितीय अधिवेशन 1909 में टीरे में हुआ था। ये भी बिल्कुल सही बात है जी। टीरे में जो है प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुआ था। प्रताप सिंह नेगी की अध्यक्षता में जो है दूसरा अधिवेशन 1913 में हुआ था। और तीसरी बात लिखा हुआ कि तृतीय अधिवेशन 1910 में श्रीनगर में हुआ था और श्रीनगर में इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी ये चक्रधर जुयाल ने करी थी। तो ये तीनों बातें बिल्कुल जो है सही है, तीनों बात बिल्कुल सही है और इसके कुल 18 सम्मेलनों में ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर हमें बताना क्या था कि सही नहीं है जो, तो ये सही नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48वां प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। खुमाड़ कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया? पहला है जॉनसन, बी है एंड्रू, सी है लॉर्ड कॉल्विन और डी है प्रिंसेप। तो हमारा सही आंसर होगा जॉनसन। ये SDM थे अभी, इन्होंने जो है यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दिए थे जब देघाट और खुमाड़ में जब घटनाएं हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा कथन जो है, कौन सा कथन इनमें से सुमेलित नहीं है, ये बताना है। यहाँ पे कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है ये बताना है, सुमेलित नहीं है। ठीक है जी, ये करेक्शन कराया भी था थोड़ा बहुत, ये सेव किया नहीं उसने। ठीक है जी, यहाँ पर 67 होना था ऐसा करके, और यहाँ पर जो है चलो ये तो फिर भी ठीक था, यहाँ पर 67 होना था। तो यहाँ पर फजल अली आयोग, ये बिल्कुल देखो यहाँ भी गड़बड़ हो रखा है, डी वाला देखो टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है इसमें। तो यहाँ पर जो है डी की तरफ जो जाएंगे ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? क्योंकि फजल अली आयोग जो है 1953 में गठित हुआ था और 1955 में इसने सिफारिश दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगली क्वेश्चन की तरफ। ये रहा 50वां प्रश्न। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला है देखो मिलम, आगे उत्तरकाशी दिखा हुआ है। मिलम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है जी? ठीक है जी, मिलम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है भाई? ये कहाँ पड़ेगा? ये पिथौरागढ़ में। डोरियानी कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। ठीक है, और सुखराम ये करके और ये चमोली। तो मिला देंगे आप। 50वां का ए का क्या है? सी। ए का सी सब जगह है जी। बी का 1, बी का 1। अब देखो बी के 1 में क्योंकि डोरियानी ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। तो हट गया, ये वाला भी हट गया, ये वाला भी हट गया। अब क्या बचा हमारे पास? अब एक या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है जी, अब तीसरे वाले बात है सुखराम ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में।
और हिब्राबोमा ग्लेशियर डी का बी चमोली में है। डी का इधर डी का जो हमारे पास क्या होगा 2, ठीक है जी। डी का हमारे पास क्या है 2 और सी का हमारे पास क्या है 4, सी का हमारे पास क्या है 4। तो ये सी वाला जो आंसर है 50वां का जो सी वाला विकल्प है ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोडिंग डिकोडिंग आते हुए कई बार गलती हो जाती है। उपरोक्त में से कौन सा युग्म गलत है, बताइए उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है। पहला है गढ़वाल का न्याय का देवता बुमयाल, कुमाऊं की न्याय की देवी कोटगाड़ी देवी, ठीक है। जिया रानी देवी भी होती है, कुमाऊं की न्याय की देवी कोटगाड़ी देवी भी है, और गढ़वाल की रक्षक देवी धारी देवी, और वाक देवी का निवास स्थान। तो बताना है गलत कौन सा है। तो ये डी वाला वाक देवी का निवास स्थान जो है बद्री का आश्रम को माना जाता है, इसलिए हमारा जो है ये डी बात जो है गलत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहां पर देखो, ये देखो बलिपुख ऐप किस योजना से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आने की पूरी उम्मीद है। पहला है बिल लाओ इनाम पाओ, ठीक है जी। पहले आओ पहले पाओ, रोजगार गारंटी योजना, सिल्क समग्र योजना। ये जीएसटी बिल से संबंधित है, जैसे सरकार को जीएसटी देना होता है, तो ये बिल लाओ इनाम पाओ से संबंधित है पहला वाला, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, गढ़वाल चित्र शैली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। पहला है गढ़ राजाओं के दरबारी चित्रकारों को तस्वीरदार कहा जाता है, ये बात सही है। आगे है उत्तराखंड लोक चित्रकला शैली में कांगड़ा चित्र शैली की झलक मिलती है, ये बात भी सही है। और सी है गढ़वाल चित्र शैली के चित्रों का आरंभ मुगल चित्रकारों ने किया, ये बात भी सही है। गढ़वाल चित्र में शैली के चित्रकारों के लिए छपा नहीं है पूरा, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। ये डी वाली बात छपी नहीं है पूरी, तो इसलिए हम इसी को जो है क्या बोलेंगे, कौन सा कथन गलत है, तो गलत बात हम यही बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बाकी तीनों बात तो सही है। 54वां प्रश्न है, निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है सरुताल चमोली जनपद में स्थित है, पहला कथन है सरुताल चमोली में स्थित है, ये कथन ए है। पहली बात जो है कथन ए क्या है कि सरुताल चमोली जनपद में स्थित है। और यहां पर कथन बी बताना है, कथन बी क्या है कि इस सरुताल को, ठीक है जी, यहां पर होना था सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया। तो भाई पीछे बात हुई तो हमारी सरुताल चमोली में नहीं है, सरुताल कहाँ है जी, ये उत्तरकाशी होता तब ठीक था, ठीक है जी। तो इसलिए ये वाली बात तो हमारी जो है गलत है, क्योंकि यहाँ सही बोलना है कि हमें सही छुपाना है, और ये गलत इसलिए क्योंकि यहाँ उत्तरकाशी होता तो सही होता, यहाँ चमोली दिया हुआ है। और दूसरा बोला कि सरुताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया, तो ये बात सही है। तो केवल बी वाली बात जो है ये बिल्कुल सही है ना, केवल बी वाली बात कथन बी जो है हमारा ये बिल्कुल सही है कि जो सरुताल है ये ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित हुआ है, ये उत्तरकाशी में न कि चमोली में। तो यहाँ पर 54वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ए वाला, 54 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 55वां प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहले भीमताल पुष्पभद्रा नदी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नैनीताल बलिया नदी, ये भी सही है। नैनीताल जो नैनी झील है जिसकी खोज 1841 में पी बैरन ने करी थी, ये भीमताल वही भीमताल है जिसके किनारे पर जो है बाज बहादुर चंद ने जो है भीमेश्वर महादेव का मंदिर बनाया था। तो यहाँ से पुष्पभद्रा नदी निकलती है, नैनी झील से जो है बलिया नदी निकलती है, और महासर ताल से बाल गंगा निकलती है। तो जब तीनों बात सही है तो यही बात गलत है। यम ताल के लिए प्रश्न पेपर में बनता है कि कौन सा ताल हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो हमारा आंसर क्या आता है, यम ताल, ठीक है जी। तो यहाँ पर इनमें से क्या बताना था, असत्य कथन का चुनाव कीजिए, तो डी वाला जो है ये असत्य कथन है, बाकी सारे के सारे ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न ये रहा 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए नगर निगम बने। ए है टिहरी और उत्तरकाशी, दूसरा है अल्मोड़ा और मसूरी, तीसरा है कर्ण प्रयाग और गोपेश्वर, और चौथा है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। तो बताना है 56वां का सही आंसर बताना है कौन से नगर निगम बने, ठीक है जी। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हाल ही में नगर निगम बने, और पहले 9 नगर निगम हुआ करते थे, अब 2 नगर निगम और बन गए। तो अब उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है, 11। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 57वां, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 7 नवंबर को
प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा, लगाइए फटाफट, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। 57 का सही आंसर का चुनाव करना है। जो लोग सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, www, ठीक है जी, www प्रवासी उत्तराखंडी यूके गवर्नमेंट इन गोविन, तो ये सी की तरफ ये बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं 58वां, महादेवी कन्या पाठशाला MKB की स्थापना जो है देहरादून में कब की गई? पहला होगा 5 सितंबर 1902, दूसरा है 15 सितंबर 1902, और सी है 25 सितंबर 1902, और अगला है 5 अक्टूबर 1902। तो हमारा सही आंसर होगा बी 15 सितंबर 1902, महादेवी भटनागर, और उनके पति का नाम है बाबू ज्योति स्वरूप भटनागर। तो महादेवी भटनागर और बाबू ज्योति स्वरूप भटनागर, इन दोनों ने मिल करके, दोनों पति पत्नी हैं, इन्होंने जो है 15 सितंबर 1902 को जो है देहरादून में जो है महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना की। है ना, बहुत मोस्ट है, आता रहता है पेपरों में। आगे देखो 59वां प्रश्न, बुगेल सिंह नामक जो सिख नेता है, बुगेल सिंह नामक जो सिख नेता है, इनके द्वारा देहरादून पर कब आक्रमण किया गया है? 1654 में, 1786 में, 1772 में, और 1783 में। लगाइए कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखना है, बताना है सही आंसर कौन सा है। जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। 1783 में बुगेल सिंह नामक जो सिख नेता था, इसके द्वारा देहरादून पर जो है आक्रमण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का ये रहा लास्ट प्रश्न, इसके बाद हमारा जीएस शुरू होगा। सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसके समय में हुई थी? पहला है कीर्ति शाह, दूसरा है यहाँ पर हमारा भवानी शाह, दूसरा क्या है जी, भवानी शाह, और तीसरे प्रताप शाह, और डी है नरेंद्र शाह। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, जिन्होंने प्रताप शाह किया, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रताप शाह ने पुलिस विभाग की व्यवस्था जो है कहाँ करी थी? टिहरी रियासत में करी थी। तो इस प्रकार से हमारे ये 60 प्रश्न जो है ये पूरे हो जाते हैं। 20 प्रश्न हमारे हिंदी के हो गए हैं, 40 प्रश्न हमने उत्तराखंड के कवर कर लिए हैं। 40 और 20 60 प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है जी। एक क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। सूची वन को सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपके पास ये दिए हैं और ABCD करके जो है आपको मैच करना है। तो देखिए पहला दिए इसमें नियंत्रक महामंडल की स्थापना, नियंत्रक महामंडल की स्थापना, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट था 1784 का, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगाने के लिए। तो ए का हो जाएगा 2। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये 1773 का जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे बोलते हैं 1773 का, इसके अंदर आया था। तो इसी से दे लिखते हैं कि ए का हमें दूसरा चाहिए, ए का दूसरा चाहिए, और इधर से जो बी है, बी का हमें 1 चाहिए। तो बी का ये देखो आप, ए का 2 यहां है और यहां है। फिर आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बी का 1, तो ये बी वाला जो होगा, ये वाला, ये बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। तो जिन्होंने 61 का बी वाला करा हुआ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। बी है भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, और सी है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, और डी है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है, और 1, 2 और 3, 4 सही है। तो लगाइए आप इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। तो जो लोग डी की तरफ जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भारत में लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था है ना, राजतंत्र नहीं है, और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, ये बात भी बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक समाज है और लोक कल्याणकारी राज्य है। तो 1, 2, 3, चारों बातें ये बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा 63वां प्रश्न।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सी बात एक सत्य है? पहली बात है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। बी है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को प्राश्रय दिया गया था और अगस्त 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे। और डी है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्राश्रय दिया गया था। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा एक सत्य है इनमें से? तो जो एक की तरफ जा रहे हैं कि जो नेहरू रिपोर्ट थी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है जी, इसमें जो है मूल अधिकारों की बात की गई थी। तो 63 का जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न रहा, नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये बात तो ठीक है। दूसरी बतानी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, औषधीय उपयोग के अतिरिक्त सभी नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध, और डी है कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो इनमें बताना है कि निःशुल्क सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित नहीं है। तो ये वाला जो बी है ये बी वाला सही होगा। इन्होंने 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की बात नहीं की थी। करीब 7 वर्ष के आसपास तक के बच्चों के लिए इन्होंने इस प्रकार की बात करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 65वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कथन क्या है? पहला है वह भारत का नागरिक हो, अगला है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और सी है वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो बता रहे कि केवल एक सही है या केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और तीन तीनों सही है। तो बताइए एक और तीन सही है, एक दो या एक? ठीक है जी। तो इसमें से देखो भारत का नागरिक हो ये बात तो सही है, और उसकी आयु 35 वर्ष हो ये बात भी सही है, लेकिन वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है ये बात गलत है, क्योंकि लोकसभा का सदस्य होता है, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है ये सही था, ये संसद वाली बात गलत है। तो यहां से हमारी बात निकल जाएगी सी वाला ऑप्शन, एक और दो सही है। तो जो 65 का सी 65 का जिन्होंने सी टिक किया है या जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अगला प्रश्न 66वां प्रश्न है। 66वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1, ये सूची 1 होना था, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। और सुमेलित करने के लिए हमारे पास कूट दिए हुए हैं, और इस प्रकार से वाट, अंतरिक्ष में दूरी, नॉट, समुद्री दूरी, इस प्रकार से मैच करना है। तो इसमें से देखो अंतरिक्ष ये एक का डी है, इसी से हमारा निकल जाएगा एक का डी कहां पर है, ये वाला सी की तरफ। तो इसी से हमारा जो है आंसर ये सही निकल रहा है। तो 66 का जिन्होंने सी विकल्प करा है, 66 का जो सी की तरफ है 4 3 2 1, ये सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 67वां प्रश्न, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 67 के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लगाइए कौन सा सही होगा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। प्राथमिक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, द्वितीय क्षेत्र का अंश कम होता जाता है, सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, और सेवा क्षेत्र का अंश कम होता जाता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताना है। तो आज जो है सेवा क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। ठीक है जी, ये वाला हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 का सी जवाब बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है 68 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। और यह आपके सामने दिया हुआ आर्थिक विकास, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक वृद्धि, पर्यावरण, संपोषित विकास, स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता, संरचनात्मक परिवर्तन। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर देखो आप कौन सा होगा। ठीक है जी, इधर देखेंगे ए का, इधर से आर्थिक विकास संरचना, ये इधर से मिलाएंगे, अगर इसको इधर से बैठ जाएगा, ये
ये इधर से हमारा ये बैठ जाएगा संरचनात्मक, और बी है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि बैठ जाएगी ये बी का 1, तो यानी ए का 4, ए का 4 यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और बी का 1, बी का 1 कहाँ जा रहा है, यहाँ। तो ये डी वाला जो है, जो डी की तरफ है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 69 देखना, क्वेश्चन नंबर 69, मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन का चुनाव करना है। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, देखिए पढ़िए इनको। मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही है, और बी वाला है कि भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य के आधार पर, थोक मूल्य के सूचकांक के आधार पर की जाती है, और सी है मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों का भी ध्यान रखा जाता है, और डी है मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से लगा सकते हैं, और मुद्रास्फीति की दर अगर नीचे जाती है तो इसका तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, जबकि इसका तात्पर्य जो है कीमतों का घटना होता है। तो यहाँ पर डी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? पहला है बागवानी क्षेत्र की समग्र वृद्धि करना, बी है किसानों की आय में वृद्धि करना, और सी है सस्योत्तर प्रबंधन पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना, और डी है मानव संसाधन का विकास करना। तो लगाइए सही आंसर क्या होगा 70 का। 70 का सही आंसर बताना है आपने। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है, सही जवाब है डी। मानव संसाधन का विकास करना जो है राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो 71, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए कौन सा सही आंसर होगा। देखो मैच करिए, आप लीजिए 5 सेकंड का टाइम लीजिए, मैच करिए फटाफट करके। विशाखापत्तनम बताना है किस चीज के लिए फेमस है, इधर मुर्री बताना है मुर्री किस चीज के लिए फेमस है, मुर्री किस चीज के लिए फेमस है। लगाइए सही आंसर कौन सा होगा, लगाइए लगाइए सही आंसर लगाइए। इधर जो मुर्री है ये एल्यूमिनियम के लिए बहुत फेमस है, यानी बी का जो है 4, बी का 4, एक तो यहां है और एक यहां है, ठीक है। और इधर से जो विशाखापत्तनम है ये कई सारे के लिए है, यहाँ पर पोत निर्माण जहाज निर्माण सब होता है। तो एक का 2, एक का 2 यहाँ पर, एक का 2, एक का 2 है, यहाँ भी एक का 2 है, एक का 2 यहाँ भी है, बी का 4 यहाँ भी है, बी का 4 यहाँ भी है, बी का 4 यहाँ भी है। फिर सी देखो आप, सी का जो है इधर से जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम, सी का 3 उर्वरक हो जाएगा, सी का 3 यहाँ, सी का 1, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। जो गुरुग्राम है ये कृषि से संबंधित है, कृषि संबंधित उद्योग यहाँ पर है, तो उर्वरक भी इसी में आ जाएगा। तो सी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। 72वां प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, बी है सरकार की वाणिज्य नीति का, सी है सरकार की राजकोषीय नीति का, और डी है सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही जवाब हो जाएगा बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति होती है, एक लेख पत्र होता है राजकोषीय नीति का है। आगे देखिए 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके देखो ये बातें आपके पास दी गई हैं। राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए। और सी है वन्य जीव अभ्यारण्य में सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। केवल 1, 1, 2 और 3 और 1 और 3। क्या सही जवाब होगा? 1 और 3 जो ये नहीं 1, 2 और 3 जो डी की तरफ जा रहे हैं,
ठीक है जी। जो डी की तरफ है 1 2 3 सारी बातें सही हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, तो 1 2 3 सभी बातें ये सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगला 74 वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूप रेखा तैयार करता है। बी है इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की जाती है। सी है ए और बी दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, सी जवाब एकदम सही है। आगे चलते हैं 75 में चंबल नदी किन राज्यों से प्रभावित होती है? प्रभावित होती है मतलब किन राज्यों में बहती है? प्रभावित का मतलब यहाँ पर बहने से है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर बताइए इन चारों विकल्पों में से। डी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही जवाब होगा, डी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में जो है चंबल नदी बहती है। तो 75 का हो जाएगा हमारा क्या? डी जवाब। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन सत्य है? असत्य नहीं है बल्कि क्या बताना है, सत्य कथन कौन सा है? पहला है धारवाड़ की सैल समूह में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बी है कोडरबा में अवरक पाया जाता है। सी है कुड़प्पा श्रेणियां हीरे के लिए प्रसिद्ध है। और डी है अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर देखिए इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सी बात सही है। 76 का जो बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। जो कोडरमा है ये जो है अबरक के लिए बहुत फेमस है। तो कौन सी बात सही है? तो बी वाली बात हमारी सही निकल जाएगी। आगे देखिए अगला प्रश्न ये रहा अगला 77 निम्नलिखित में से धौलधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति कौन सी है? जो धौलधार श्रेणी है यहां पर कौन सी जनजाति है? आबोर, गद्दी, लेपचा और थारू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी गद्दी जनजाति। ठीक है जी। तो 77 का हो जाएगा बी जवाब सही। 78 देखिए सन सिटी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? इटली में, जापान में, मैक्सिको में, दक्षिण अफ्रीका में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? डी जवाब जो दे रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सन सिटी कहाँ पड़ती है? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी थी। ठीक है जी, करी थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब करी थी? 1921 में करी थी। हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला केंद्र है। जो लोथल है, जो लोथल की खोज करी थी ये भी जो है SR राव ने करी थी और सुतकोदड़ा JP जोशी है। और धौलावीरा ये सुमेलित नहीं है। नहीं है सुमेलित, कौन सा नहीं है? डी वाला, क्योंकि धौलावीरा की जो खोज हुई थी ये इसमें जो है 2-3 व्यक्तियों का नाम है, जैसे जगतपति का नाम आता है, रविंद्र बिष्ट का नाम आता है। तो ये वाला डी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब ठीक है। 79 देखना, 79 क्या 80 क्वेश्चन देखना। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं एवं देवियों के नाम उल्लेख मिलता है। और अगला है वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? 80 का। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चुनाव करना है कौन सा सही है। तो जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। यहां से प्राप्त अभिलेख में देवी देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। आगे चलिए 81 भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, रोहेलखंड, बुंदेलखंड और मालवा। तो बताइए सरल सा क्वेश्चन है। जो डी की तरफ है ये सही है, मालवा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82वां क्वेश्चन है। अशोक ने से किया संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार, यानी अशोक ने जो है संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किस माध्यम से किया? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है इन्होंने कौन सा माध्यम अपनाया? इनमें से पहला है त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, बी है धम्म महापात्रों को भेजकर, अगला युद्ध करके, और डी है बौद्ध भिक्षु बन करके। तो जो बी वाला जवाब है ये सही है,
इन्होंने जो है ना धम्म महापात्रों को जो है भेज करके अपने धर्म बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अगला क्वेश्चन देखो 83, काफी बड़ा क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कौन सा सत्य कथन है? पहला है, खोखरों को परास्त कर गौरी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधित्व ऐबक को नियुक्त किया। ठीक है जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा, ये बात भी सही है। ऐबक ने अपने नाम से कोई सिक्के जारी नहीं किए। अगले, राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। और इसमें पांचवा है, इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण की थी। तो लगाइए इन 5 बातों में से कौन सी बात जो है सत्य है, कौन सी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 83 में लगाइए कौन सा सही होगा, लगाइए कौन सा सही होगा। देखिए जो एक की तरफ जा रहे हैं इनमें से ये बिल्कुल सही जवाब होगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, ठीक है जी, 1, 2, 3 और 4, ये चारों बातें बिल्कुल सही हैं, चारों बातें बिल्कुल सही हैं। तो 83 का जो है पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 84 में आ जाइए। सरजामी प्रथा किससे संबंधित है? मराठा भू राजस्व प्रथा, बी है तालुक केदारी प्रथा, और सी है कुतुबशाही प्रशासन, और डी है इनमें से कोई नहीं। लगाइए सही आंसर। 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए की तरफ जो है वो बिल्कुल सही है, मराठा भू राजस्व प्रथा थी क्या? सरजामी प्रथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? स्वदेशी आंदोलन के संबंध में इन बातों में कौन सी बात सही है? पढ़िए क्वेश्चन को 85 को, कौन सी बात इनमें से सही है? लगाइए सही आंसर। पहला है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। बी है, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। और सी है, आंदोलन ने बंगाल के किसानों का न तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए। और डी है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। तो 85 का सही जवाब चुनिए फटाफट करके, कौन सा सही आंसर होगा। जो लोग सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, 1, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों बातें सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 86 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित घटनाएं किस निम्नलिखित घटनाएं काल कर्मानुसार में घटित हुई हैं। इनको काल कर्म के अनुसार लगाना है, पहले कौन सी हुई, फिर उसके बाद कौन सी हो, फिर उसके बाद कौन सी हुई। तो देखिए इनमें से सबसे पहले जो चंपारण चौरा चोरी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 का है। ये रॉलेट एक्ट फरवरी 1919 का है, ये फरवरी का है, फरवरी 1919 का है। जलियांवाला 13 अप्रैल की डेट आप जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है जी, 1919 की बात है, 13 अप्रैल 1919। और चौरा चौरी कांड आप जानते हैं गोरखपुर में हुई थी, 5 फरवरी की बात है, 5 फरवरी 1922। तो सबसे पहले क्या है 1917 है ना, तो 4 यहां हो जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, 4, 3, 2। तो देखिए 4, 3, पहले 4 आ जाएगा, फिर 1919 में फरवरी है, फिर जलियांवाला है और फिर 22 है। तो सी की तरफ जो है ये बिल्कुल सही है, 4, 3, 2 और 1। तो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद। तो 86 का हो जाएगा हमारा सी जवाब, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न 87 वाला, हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल किस तरह की मिसाइल है? पहला ऑप्शन आपके पास है सतह से हवा, दूसरा सतह से सतह, सी है हवा से सतह, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, सतह से सतह के लिए ये प्रलय जो मिसाइल है ये सतह सतह काम करती है। आगे बढ़ते हैं 88 देखना,
पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? भोपाल में, बी है जयपुर में, सी है नई दिल्ली में और डी है गांधीनगर में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में यहां पर आयोजित हुआ था। आगे बढ़ते हैं 8-9 में। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? पहला है पास्कल, बी है मशीनी भाषा और सी है सी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 89 में कौन सा सही जवाब होगा? इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है और जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखो अगला 90 देखो, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? गूगल ड्राइंग्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स और डी है गूगल डॉक्स। तो इन चारों में से बताइए 90 का कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 90 देखो 90 कौन सा सही होगा? जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है, इसका गूगल फॉर्म सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखो, यहां पर जीएस पूरा हो गया। अब यहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट करके। देखिए सीता पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके। ठीक है जी, देख लेते हैं इसको। सीता जो है पूर्व की ओर, पूर्व दिशा में 1 किलोमीटर चलती है। देखो यहां पर देख लेते हैं, ये 1 किलोमीटर जो है ये पूर्व दिशा की ओर चलती है। यहां से चलिए, ये पॉइंट चलने का है, 1 किलोमीटर है, ये पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर दाहिनी ओर मुड़ करके अब इस तरफ जा रही है। तो दाहिना किधर होगा हमारा? नीचे की तरफ। तो दाहिने की तरफ गई और दाहिने की तरफ देखो 1 किलोमीटर चली है। दाहिने की तरफ फिर कितना हुआ जी? 1 किलोमीटर हुआ जी, चल गई जी। फिर दाहिनी ओर जो है 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ने के बाद कितनी जाती है? 2 किलोमीटर चलती है। तो अब नीचे के लिए है, नीचे है और 2 किलोमीटर जो है ना, उसके बाद देखो फिर दाहिने 1 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं 2 किलोमीटर चलती है। बाएं कितना जाती है? बाएं किधर हो गए? इधर। ठीक है जी, तो इधर जो है कितना चली गई है? 2 किलोमीटर। ठीक है जी, ये 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर चली गई यहाँ पर। अंत में बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब इस तरफ जा रही है और क्या बोला? अंत में बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलती है। तो बाएं किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा। और ये कितना जाती है? 5 किलोमीटर। कितना जाती है जी? बाएं इधर जा रही तो बाएं ऊपर होगा। ठीक है, तो 5 किलोमीटर चली गई। अब यहां से बताना है 5 किलोमीटर चलती है तो सीता अपने मूल प्रस्थान से, मूल प्रस्थान ये हो गया, मूल प्रस्थान बिंदु से न्यूनतम मूल प्रस्थान से जो है कुल कितनी दूरी पर है? तो मूल जगह ये है। यहां से अब कहां पहुंच गई? इधर इस वाले पॉइंट में पहुंच गई। तो यहां से बताना है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। तो देखो यहां से यहां तक ये 1 किलोमीटर ही हो गया, और अगर यहां से इसको यहां जोड़ देते हैं तो यहां से 1 ये था और ये कितना था? यहां से यहां 2। यहां से यहां तक जब 2 रहेगा तो यहां से यहां तक भी कितना रहेगा? तो 1 ही हो गया और 2 ही हो गया, तो टोटल कितना हो गया? ये 3। अब यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है तो यहां से यहां तक भी 1 किलोमीटर हो जाएगा ये, तो टोटल ये 5 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4। यहां पर कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर जो है, यहां पर यहां पर जो है क्या है? ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर से ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 और 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। ये 16, 16 9 कितना हो गया? 25 और 25 कितने का वर्ग होता है? 5। तो हमारा सही आंसर क्या निकल जाएगा? 5। तो यहां पर जो है 5 किलोमीटर, ये जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो यहां पर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगता है, और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार कितना हो गया? ये पूरा का पूरा आधार हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। ये लंब हो गया, है ना, लंब का स्क्वायर कितना है? ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 और 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हमारा 5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो 92वां प्रश्न है। कमलेश अनिल का भाई है, सुंदरी मदन की बहन है, अनिल सुंदरी का पुत्र है, राजेश सुंदरी का पति है, तो कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है?
कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है। देखो कर लेते हैं इसको भी, देखिए आराम से देखिए। कमलेश अनिल का भाई है। जो कमलेश है ये किसका भाई है, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये सपोज करके कमलेश है, और ये जो कमलेश है ये किसका भाई है, अनिल का भाई है। यहां पर मैं अनिल लिख देता हूं। ये कमलेश जो है अनिल का भाई है, अनिल का भाई, यहां तक बात हो गई। फिर क्या बोला, सुंदरी मदन की बहन है, सुंदरी मदन की बहन है। आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है ये, सुंदरी मदन की बहन है। यहाँ लिंक नहीं बन रहा, ना ये और न इन दोनों के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। तो जहां पर कोई जानकारी नहीं मिल रही वहां से आगे बढ़ो। सुंदरी मदन की बहन है, ठीक है जी। अनिल सुंदरी का पुत्र है। अब यहां से जानकारी मिल गई, अनिल सुंदरी का पुत्री है। तो यानी अनिल किसका, अनिल अनिल जो है सुंदरी का पुत्र है। तो यहां देखते हैं ये सुंदरी हो गई, अनिल जो है सुंदरी का पुत्र है। अब यहां देखो सुंदरी मदन की बहन है। अब मिल गई ना ये जानकारी, सुंदरी मदन की बहन है। ये सुंदरी जो है किसकी किसकी बहन है, ये मदन की बहन है, ये मदन की बहन है, सुंदरी मदन की बहन है। यहां तक बात ठीक हो गई, यहां तक भी बात ठीक हो गई। राजेश सुंदरी का पति है। जो राजेश है ये सुंदरी का क्या है, पति है। ये राजेश हमने यहां पर कर दिया, और राजेश सुंदरी का पति है। अब लास्ट में क्या बताना है कि कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है, कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है, यानी सुंदरी कमलेश को क्या बोलती है। तो देखो ये सुंदरी है, सुंदरी कमलेश को क्या बोलती है, यहां पर बता रहे कमलेश का सुंदरी से क्या संबंध है, मतलब सुंदरी कमलेश को क्या बोलती है। तो यहां पर देखो आप, ये सुंदरी का ये पुत्र है, भाई सुंदरी का ये तो पुत्र है, और इसका ये भाई है। तो निश्चित रूप से ये भी क्या हो गया भाई, भाई का भाई भी, जब ये दोनों भाई हैं तो ये पुत्र है, तो ये भी पुत्र हो गया। तो यहां पर बी की तरफ जो जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक है जी। देखो ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है जी। और मेरा जो भाई है, मेरा जो भाई है ये मुझसे कितना बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, 562। जबकि मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है। जबकि मेरी जो बहन है, ठीक है जी, जो मेरी बहन है, जो मेरी बहन है ये मुझसे जो है कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह, 75 सप्ताह जो है बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो, यदि मेरी बहन, अब देखो ये बहन किस दिन जन्मी है, मंगलवार को जन्मी है। और यदि मेरी बहन मंगलवार को जन्मी हो तो मैं किस दिन जन्मा हूं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ये घुमाने के लिए दे रखा है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यहां देख रहे हैं कि मेरी बहन मेरे से कितनी सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह, और 75 सप्ताह पहले जो है मंगलवार था। तो 75 सप्ताह अगर बैक आएंगे तो इसी दिन भी सेम मंगलवार आएगा, सेम मंगलवार आएगा, सेम दिन आएगा। बहुत आसान है भाई, 75 सप्ताह पहले मंगलवार था तो 75 सप्ताह बैक आएंगे तो उस दिन भी तो मंगलवार होगा। ज्यादा कोई ऐसी कोई गणित थोड़ी लगानी इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहां भी आंसर हमारा क्या बनेगा, मंगलवार बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 94 देखिए। किसी निश्चित कूट भाषा में ये दे रखा है देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी निश्चित कूट भाषा में ये देखो पी एल यू, ये यू है, आर ए एल, इसको क्या लिखा हुआ है, एम क्यू एस भी एम और बी लिखा हुआ है। तो बताना क्या है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, इसको ये लिखा हुआ है, इसका ये कूट हो गया। फिर आगे बोलता है, ठीक है जी, SINGLE, सिंगल को जो है ये लिखा हुआ है JTHOFM लिखा जाता है। तो इसको जो है क्या लिखा जाए, तो देख लेते पहले इनका संबंध क्या है आपस में, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसका संबंध देख लेते हैं। देखो P का M, पहले इसको देख लेते हैं, और फिर आगे देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी लिख देते हैं SINGL और E, इसको भी देख लेते हैं। इसके नीचे ये लिख देते हैं, यहां क्या लिखा हुआ है,
जे टी एच फिर ओ फिर दे रखा है एफ और फिर दे रखा है एम लिखा जाए तो उसी भाषा में बताना है कि डी ओ डी ओ यू बी एल ई को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो देखो ये पी, देखो यहां पर ये पी कितने पे आता है 16, पी कर 16 और मेरा 13 मतलब ये आता 13 पे, ये 12 पे है ना, ये 12 पे है और ये क्यू 17 पे आता है। ठीक है, तो इधर देखो आप, ये 12 है ये 13 है, इधर 16 है ये 17 है, यानी पी क्यू एल एम +1 हो रखा है। इधर देखेंगे भी यू भी और आर एस, यहां भी +1 हो रखा है। यहां देखते ए बी और एल एम, यहां भी +1 हो रखा है। आगे देख लेते हैं यहां भी, यहां पर देखो एस टी और आई जे +n हो रखा है। यहां देख ले एन एम एन ओ और जी एच +1 हो रखा है। एल एम ई एफ +1 हो रखा है। तो इसी प्रकार से यहां पर हमें क्या करना है कि ये 16 और 17 हो रखा है, तो ये डी यहां पर क्या आ जाएगा ए बी सी डी ई, और यहां ओ है, ओ के बाद क्या आता है एम एन ओ पी, यहां पर पी आ जाएगा। यहां पर यू का हो जाएगा भी और बी का हो जाएगा सी। तो कहीं दिख रहा है पीई सी भी, पीई सी भी, एक तो यहां दिख रहा है पीई सी भी, पीई भी, पीई सी भी, और आगे है ना वैसे हो गया है। और यहां से एल ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा ई एफ, ये एफ निकल जाएगा। तो हमारा पीई सी पी पीई सी भी एफ एम, तो ये जो ये वाला जवाब है ये बिल्कुल सही है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 में। 95 देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 95 में क्या दिया हुआ है 13 35 57 79 9 11। देखिए इसमें देखो ये संख्याएं हैं 1 3 3 5 5 7 फिर 7 9 और फिर 9 11। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैं कर सकता हूं, ये भी लॉजिक लग रहा है, +2 +2 +2 +2 +2 +2 फिर +2 +2 फिर यहां से +2 11 और फिर यहां से +2 13। तो 11 13 है क्या नहीं, ये है 11 13। और वैसे भी विषम संख्याएं 1 3 3 5 5 7 फिर 7 9 फिर 9 11 फिर विषम संख्या इसके बाद क्या है 11 13। तो एक तरीका ये है कि 1 3 फिर 3 5 फिर 5 7 फिर 7 9 फिर 9 11, इसके बाद 11 13 के बाद ये विषम संख्या है। और एक तरीका ये वाला भी है, दोनों तरीका में ही हमारा आंसर क्या आएगा सी वाला। ठीक है, इतना ठीक हो गया होगा। आगे देखो अगला 96, अक्षरों का अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। इनका सबसे बढ़िया आसान तरीका ये होता है कि इनके संख्या गिन ली और उसके हिसाब से जोड़े बना लिए और इनको भर दिया यहाँ पे। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे बढ़िया आसान तरीके की भर दिया सिलसिले फटाफट करके। ठीक है, यहाँ पर मैं सपोज करके ए को भर देता हूँ, यहाँ ए को भर देता हूँ, यहाँ बी को भर देता हूँ, यहाँ डी को भर देता हूँ, यहाँ बी को भर देता हूँ, यहाँ मैं ए को भर देता हूँ और यहाँ मैं सी को भर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 5 चौको 20 या 4 पंजे 20, या तो 4 4 का सेट बन रहा होगा या तो 5 5 का। तो देख लेते हैं 4 का सेट देख लेते पहले, तब 5 का देखते हैं। ए डी बी सी 4 एक सेट ये बन गया।
ए डी बी सी एक सेटे बन गया 2, ए डी बी सी एक सेटे बन गया 3, ए डी बी सी एक सेटे बन गया और ए डी बी सी एक सेटे बन गया। तो ए की तरफ हम, अगर ये नहीं बैठता तो फिर दूसरा बढ़ते हैं। यहाँ संयोग वाली बात है कि पहले ऑप्शन था और पहले हो गया फट से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 96 देखो आप। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पहला है डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। भाई एक डॉक्टर दिया हुआ है, एक जो है रोगी दिया हुआ है और एक क्या दे रखा है, मनुष्य। तो भाई चाहे वो डॉक्टर हो चाहे रोगी हो, है ना, रोगी हो, ये होते तो मनुष्य ही हैं। तो ये वाला डायग्राम बनेगा बी वाला, ठीक है जी। ये बाहर वाला मनुष्य बन जाएगा और इस मनुष्य के अंदर डॉक्टर रोगी दोनों आ जाएंगे। तो जिनका बी जवाब है 97 का, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न देखो 98 का। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखो भाई आसान सा जवाब है, लगाइए कौन सा सही आंसर होगा। 98 का बताना है आपको, 98 का कौन सा सही आंसर होगा 98 का, ठीक है जी। देखो यहां तक ये बना हुआ है, यहां तक ये बना हुआ है, यहां सभी जो है ये नीचे खींचना है ऐसे करके, ठीक है जी। ये बना हुआ है और इधर से यूं खींचना है ये। तो ये बी वाला जो है जवाब, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे देखो अगला 99 देखिए। 99 PQRST केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एस आर के बगल में नहीं बैठता है, आर पी और क्यू के बीच में बैठता है, टी पी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। तो टी के ठीक बाएं ओर कौन बैठा है? तो देखो जी कौन सा सही आंसर होगा इसका, देख लेते हैं। देखिए बहुत आराम से करेंगे इनको तो बहुत आसानी से होते हैं। ये एक सर्किल हमने गोला बना दिया, ये इस प्रकार से है। और कितने लोग हैं, पी क्यू आर एस टी। देखो एक पी है, एक क्यू है, एक आर है और एक एस है और एक टी है। तो 1 2 3 4 5 लोग हैं, केवल 5 लोग हैं जी। 1 2 3 4, ठीक है जी। और कहीं भी बिठा दो, 5 ही बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। कोई सा भी बिठा दो, कहीं भी बिठा दीजिए। यहां पर अगर हम बिठा देते हैं, देखिए ये सर्किल मैंने बना दिया। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5 लोग। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस और टी। पहले क्या बोलता है, पी क्यू आर एस टी केंद्र की ओर मुंह करे। केंद्र की मतलब अंदर की तरफ इन्होंने मुंह करे हुए हैं। मुंह किस तरफ कराओ, अंदर। ये ऊपर से नीचे के लिए बैठा हुआ, ये नीचे से ऊपर के लिए बैठा, ये इधर से इधर के लिए बैठा, ये इधर से इधर के लिए बैठा हुआ, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, ठीक है, वृत्ताकार मेज है, गोलाकार मेज है। एस आर के बगल में नहीं बैठा। यहां पर क्या जानकारी है कि एस आर के बगल में नहीं बैठा, पता नहीं कहां बैठा हुआ है। आर पी और क्यू के बीच में बैठता है, यहां से भी पता नहीं लग रहा है। आर पी और क्यू, हाँ आर पी और क्यू के बीच में बैठता है। देखते हैं आगे, सटीक जानकारी यहां भी नहीं कि आर पी क्यू, ये भी हो सकता है अब यहां है कि यहां है, कहां है, देख लेते पूरा देख लेते हैं। टी पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहां से पकड़ लेते इसको कि टी पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये बिल्कुल सटीक जानकारी है कि जो टी है वो पी के दाईं ओर है। तो सपोज करके टी यहां मान लेते हैं और इसने बोला कि जो टी है वो पी के दाईं ओर बैठा हुआ है। अब पी कहां बिठाएंगे कि टी दाईं ओर आ जाए, और दाईं ओर कितना बोला है, टी पी के दाईं ओर से दूसरा है। तो पी को यहां बिठा दिया हमने, इसका मुंह अंदर के लिए कर दिया। अब इस तरफ इसका दाया हो गया, ये इसका दाया हो गया, इस तरफ इसका दाया हो गया और इस तरफ इसका बायां हो गया। तो दाईं ओर ये दूसरे नंबर पर एक जगह छोड़ दी और यहाँ ये टी बिठा दिया, ठीक है, इतनी बात सही है। ये वाली जानकारी हमारी पूरी हो गई, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इधर आते हैं कि एस आर के बगल में नहीं बैठा है और आर पी और क्यू के बीच में बैठा। तो इसको देख, आर पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। जो आर है वो पी और क्यू के बीच, पी का लिंक बन गया यहां से, आर से, आर पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। जो आर है, आर इसका मतलब यहां होगा
क्योंकि P यहां है और इधर से इसका मतलब क्या होगा, Q होगा, क्योंकि अब इधर से Q है, R P और Q के बीच में बैठा हुआ है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी है कि R P और Q के बीच में बैठा हुआ है, R जो है P और Q के बीच में बैठा हुआ है, P और Q के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है जी, यहां नहीं बिठा सकते इसको क्योंकि R जो है P और Q के बीच में है, R जो है P और Q के बीच में। ठीक है जी। और दूसरा क्या है, लास्ट में क्या बोलता है कि T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, यहां से T जो है P के दाईं ओर बैठा हुआ है और यहां से R P और Q के बीच में बैठा हुआ है, R जो है P और Q के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, और इधर से लास्ट में जो अब एक बचता है वो कौन सा है, S हो गया। तो लास्ट में क्या बोलते हैं कि T के बाईं ओर कौन बैठा है, T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, T के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यहाँ पर S बैठा हुआ है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न 100वां क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देख लो जी, आकृति कौन सी पूरी करेगी, यहाँ पे ये 4 आकृति, यहाँ पर इसके जैसे कौन सी आकृति इन चारों में से बनाई जाएगी। 100 का देखो आप कौन सा सही होगा, इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ ठीक बैठेगी। देखो ये घेरा हमें जो है इस तरफ चाहिए, ये घेरा है ना ये वाला, तो ऐसा चाहिए जो यहां से इसको बना सके, ये वाली आकृति है जो घेरा पूरा बना सके इसका। तो इसमें देखो आप, इस वाले को ये बैठ नहीं सकती, इधर एक कंडीशन इसकी बैठने की है, ये अगर ऐसा बनता है बी, इसको थोड़ा छोटा कर देना है, आप देखो है इतने में आप जूम करके बढ़िया दिख रहा होगा। तो देखिए कौन सा सही होगा, 100 का कौन सा सही होगा, लगा लीजिए सही आंसर। ठीक है, ये वाला होएगा नहीं, ये बैठ नहीं रहा, ये वाला भी होएगा नहीं, 2 तो कट हो गए। अब एक बचता ये वाला और एक बचता ये वाला, और इसको अगर हम यहां पर बिठाने का प्रयास करते हैं तो ये बैठ जाएगा कुछ ऐसा, इधर से ये बैठ जाएगा ऐसा, और बैठ गया ये, और ये लाइन आएगी इसकी ऐसी, ये बिल्कुल ठीक बैठ रहा जी, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। ये इसलिए नहीं बैठ रहा कि ये नीचे है ये वाला, ये घेरा तो नीचे पड़ेगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो डी ही ऐसा है जो बिल्कुल सही बैठेगा। तो 100 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो गया, डी। तो इस प्रकार से आज हमने 100 क्वेश्चन कर दिए, बहुत बढ़िया तरीके से हमने जो है आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं। आप आजमाइए अपने आप को, और कितने नंबर आपके आ रहे हैं उसमें कमेंट जरूर करिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत मेहनत से बनी हुई है, आपके मतलब की है, तो इसको जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में। बहुत बहुत धन्यवाद।